हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन क्लास 12th की भूगोल में दूसरा लेसन है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इसके बारे में कल भी चर्चा हुई थी। आज भी विश्व की प्रमुख जनजातियाँ हैं, उसमें बहुत सारी जनजातियाँ हैं। उनमें से जो आपके लेसन में दी हुई जनजातियां हैं उसका अपन अध्ययन करेंगे। उसमें से प्रमुख जनजाति है वो है एस्किमो जनजाति। मित्रों, एस्किमो जनजाति है वो मंगोल प्रजाति से संबंधित है या मंगोल प्रजाति का ही भाग है। और एस्किमो जनजाति या एस्किमो का मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाला। इसके निवास क्षेत्र, ये इनकी विशेषता क्या है, इनकी शारीरिक विशेषता क्या है, इसके बारे में कल अपन ने चर्चा की थी। एस्किमो जनजाति के जो निवास क्षेत्र है वो निवास क्षेत्र अलास्का, कनाडा, जो उत्तरी कनाडा का क्षेत्र है, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरियन क्षेत्र। तो एस्किमो जनजाति है, इसका एस्किमो नाम से ये अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में निवास करती है। इनके अलावा उत्तरी जो साइबेरिया का क्षेत्र है वहाँ पर इनको सैमोयड्स या चक्सी या याकूत के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? एस्किमो जनजाति अपने जीवन निर्वाह करने के लिए कौन कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप करता है, उसके लिए अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए आखेट करता है। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। शिकार करना एस्किमो के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन माना जाता है। शिकार वह दो यानी कि ऋतुओं या दो काल के अंदर करता है, एक शीतकाल के अंदर और एक ग्रीष्म काल के अंदर। और शीतकाल के अंदर और ग्रीष्म काल के अंदर जो शिकार करने की तरीके हैं, जो विधियां हैं, वो अलग अलग है। इनमें यदि शीतकाल में आखेट के तरीकों की बात करें तो इस ऋतु में एस्किमो समुद्र तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। यानी शीतकाल के अंदर समुद्र तट के किनारे, अब आप समझते हैं कि एस्किमो का निवास स्थल है वो अलास्का, कनाडा या ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड क्षेत्र में उनका समुद्र तट लगता है वो उत्तरी अटलांटिक का लगता है। इसके अलावा जो अलास्का, कनाडा का तट है वो पूर्वी प्रशांत महासागर का लगता है। तो इन क्षेत्रों में इसके अलावा जो उत्तरी ध्रुवीय द्वीप है उसमें आर्कटिक महासागर का तट लगता है। इन समुद्र के किनारे वह सर्दी के मौसम में सील मछली का शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ़ में छिद्रों में श्वास लेने के लिए आती है, अब इसमें कि सील मछली का वह शिकार कैसे करते हैं? तो मित्रों, शीतकाल के अंदर जो समुद्र में बड़े बड़े बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं और पूरी यानी कि समुद्र का जो तट होता है, पानी होता है, वो सर्दी के मौसम में इस ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ़ से ढक जाता है। मछलियाँ सांस लेने के लिए बर्फ़ के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वहाँ लेने के लिए आती है। तब एस्किमो के द्वारा रखी एक हड्डी की सड़ है वो उसमें जरा सा कंपन आता है, हिल जाती है और एस्किमो अपने हथियार जो हार्पून हैं, हार्पून से सील मछली का शिकार करते हैं। इसे माउपाक भी कहते हैं। ध्यान रखना है, एस्किमो जनजाति के द्वारा सील मछली के शिकार करने की जो पद्धति है उसको अपन माउपाक कहते हैं। और हार्पून है, ये हार्पून एक एस्किमो जनजाति के द्वारा शिकार करने के लिए किया गया औजार या तीर, या उसको साधारण शब्दों में कहे भाला है। और ये एस्किमो जनजाति जो बर्फ़ के
टुकड़ा होता है उसमें जरा सा छिद्र होता है, उस छिद्र के अंदर रख दिया जाता है। जैसे ही मछली उस छिद्र के नीचे आती है तो वो जो हार्पून होता है वो हल्का सा कंपन करता है और पास में दुबक करके बैठा एस्किमो जनजाति का व्यक्ति है वो उस भाले से उस सील मछली के शरीर को चीर लेता है और शिकार कर लेता है। माउपाक जिसमें का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। माउपाक का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। शिकार की दूसरी विधि है वो इतुरपाक है। इतुरपाक में क्या होता है, जिसके अंतर्गत शिकारियों के द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति शील को चारा डालकर बुलाता है और दूसरे यानी कि छिद्र में दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से शिकार कर लेता है। तो इस विधि को अपन इतुरपाक कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है माउपाक और इतुरपाक विधियां क्या होती है। तो एस्किमो जनजाति के द्वारा सील मछली के शिकार करने के लिए अपनाई गई जो विधियां हैं उसको माउपाक और इतुरपाक कहते हैं। माउपाक का मतलब है कि प्रतीक्षा करना या उसमें जो बर्फ़ का शीला होती है, बर्फ़ का टुकड़ा होता है, उसके छिद्र में एक ही छिद्र में वो हार्पून यानी कि रख करके या गाड़ करके मछली आने की प्रतीक्षा की जाती है। जैसे ही मछली आती है तब उसको भाले के द्वारा उसके शरीर को चीर दिया जाता है। इस शिकार करने की विधि को माउपाक कहते हैं। इतुरपाक में क्या होते हैं कि 2 शिकारी होते हैं और दोनों छिद्रों पर वो पास में बैठते हैं। एक छिद्र पर उसको भोजन दिया जाता है या दाना वगैरह जो भी दे करके शील मछली को बुलाया जाता है। जैसे ही वो खाने के लिए अंदर आती है तो पास में बैठा दूसरा जो एस्किमो यानी कि व्यक्ति है वो उस हार्पून से उसके शरीर का शिकार कर लेता है। इस विधि को अपन कहते हैं इतुरपाक विधि। सील मछली न केवल भोजन प्रदान करती है, तो सील मछली उनके लिए न केवल भोजन प्रदान करती है वरना उससे उनको ईंधन भी मिलता है या ईंधन भी देती है, क्योंकि उसकी चर्बी होती है वो अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में अधिक देरी तक जलती रहती है। इसीलिए ये लोग उससे यानी कि ईंधन के रूप में भी काम में लेते हैं। ताप भी अधिक देती है और महिला द्वारा माउपाक विधि से जो इसमें आपके बुक्स के अंदर भी चित्र में दर्शाया गया है कि हार्पून से खुले समुद्रों में बसंत काल में भी यानी कि इस प्रकार शिकार किया जाता है। अब यदि बसंत काल के अंदर आखेट देखें तो मार्च में सील मछलियाँ श्वास लेने हेतु बाहर आकर धूप सेकने लगती है। जैसे ही बसंत काल आता है, अब आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि बसंत काल कब आता है। तो मित्रों, बसंत काल है वो बसंत ऋतु आती है, वो शीत ऋतु समाप्त होते ही बसंत ऋतु आती है, यानी मार्च और अप्रैल में आती है। तो उस समय यानी कि उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे धूप खिलती है, तो मछलियाँ धूप सेकने के लिए समुद्र से बाहर आती है और उनका शिकार किया जाता है। बसंत काल आखेट को, बसंत काल में जो मछलियों का शिकार किया जाता है उसको कहते हैं उतोक, उसको उतोक के नाम से जाना जाता है। ये शिकार कुत्तों की मदद से सील मछलियों का शिकार भी करते हैं, इसमें कुत्तों की मदद भी ली जाती है। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव को परिवहन के लिए काम में भी लेते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। तो चमड़े से बनी जो नाव होती है वो लगभग 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है, उसको कयाक कहते हैं। ग्रीष्म काल में एस्किमो लोग कैरिबो यानी बारहसिंगा का धनुष और बाण से भी शिकार करते हैं। खरगोश, बतख, चिड़िया का भी शिकार कर हल्के भाले से फेंककर उनका शिकार कर दिया जाता है। और रेंडियर संपत्ति व सामाजिक स्तर का एक मापदंड भी होती है, और उनके पास जो रेंडियर होती है वो उनके लिए एक सामाजिक स्तर का मापदंड है, क्योंकि उसी से ही उनकी परिवार की जो आर्थिक और सामाजिक स्तर का मापदंड है वो निर्धारित होता है। एस्किमो लोगों के जीवन में सील मछली का अत्यधिक महत्व होता है। सील से खाने के लिए मांस
कपड़े बनाने के लिए खाल। सील मछली का उपयोग मल्टीपर्पस रूप से होता है, जैसे खाने के लिए उसका मांस का प्रयोग करते हैं, कपड़े बनाने के लिए उसकी खाल का प्रयोग करते हैं, और तंबू बनाने के लिए भी उनकी खाल का प्रयोग करते हैं। ईंधन के लिए उसकी चर्बी को जलाया जाता है, और इसके अलावा स्लेज गाड़ी बनाने के लिए उसकी हड्डियों का प्रयोग किया जाता है, और धागे के रूप में उसकी तांत प्राप्त होती है। यानी सील मछली के पूरे शरीर का एक एक पार्ट का एस्किमो जनजाति है वो अलग अलग अपने उद्देश्य से उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट जो आखेट के बाद में भोजन है, भोजन में कच्चा मांस उसका प्रमुख उनका भोजन है। भोजन का स्रोत सील, व्हेल और सी लॉइंग है। छोटी मछलियाँ और स्थलीय जीव जंतु से भी भोजन प्राप्त करते हैं। यदि एस्किमो जनजाति के वस्त्र के बारे में चर्चा करें तो वस्त्र, एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः कैरिबो की खाल से बने होते हैं। ये सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म और हल्के होते हैं। ध्रुवीय भालू के समूर से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य स्त्रियां करती है। स्त्री पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान ही होते हैं, और एस्किमो जर्सी नुमा और बाएदार वस्त्र जिसे तिमिया कहते हैं, और एस्किमो जनजाति है वो एक जर्सी नुमा और बाएदार वस्त्र पहनते हैं, उसे तिमिया कहा जाता है, वो भी पहनते हैं। तिमिया के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अनोहाक कहा जाता है। तो जर्सी नुमा जो बाएदार वस्त्र पहना जाता है उसको तो तिमिया कहा जाता है, और तिमिया के ऊपर पहने जाने वाला जो कपड़े का वस्त्र है उसको अनोहाक कहा जाता है। सील की खाल से बने जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। तो सील मछली की खाल से बने जूते होते हैं उसको कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। ध्यान रखना है मुकलुक्स या कार्मिक क्या है, सील मछली की खाल से बने जूतों का नाम है। अब उनके यदि निवास गृह की बात करें तो निवास गृह में इनके मकान बर्फ़ और पत्थर, हड्डियों तथा खालों से बने होते हैं। शीतकाल में बर्फ़ के मकान को इग्लू कहते हैं। आपको ध्यान रखना है शीतकाल के अंदर जो बर्फ़ का मकान होता है उसको क्या कहा जाता है, इग्लू। इग्लू, ये जो इग्लू है ये बर्फ़ के मकान को कहा जाता है, और बर्फ़ का मकान इस प्रकार यानी कि झोपड़ी नुमा होता है, इस प्रकार का बर्फ़, और यहाँ पे उनकी यानी कि दीवारें होती है इस प्रकार। तो इस गुफानुमा जो मकान है, ऐसे ही मकान को जिसमें बर्फ़ है, हड्डियाँ हैं या सील मछली की जो खाल है उसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे यानी कि मकान को अपन इग्लू कहा जाता है, इग्लू। तो इग्लू होता है वो एक झोंपड़ी नुमा होता है, और ये 5-6 फीट भूमिगत व 2-3 फीट ऊपर उठे हुए लकड़ी व हवेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को यानी कर्मक कहते हैं। और इसके प्रवेश द्वार पर भूमिगत एक सुरंग से जोड़ा जाता है। ग्रीष्म काल में शिकार के दौरान ये लोग अस्थायी तंबू का प्रयोग भी करते हैं। ग्रीष्म काल आता है तो ये एक अस्थायी गृह बनाते हैं जिसको तंबू कहते हैं। तो निवास गृह में इनको ध्यान रखना है कि जो बर्फ़ और पत्थर और हड्डियाँ और खाल से बने हुए एक झोंपड़ी नुमा मकान होता है उसको इग्लू कहते हैं, जो शीतकाल में इन प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा जो व्हेल मछली की हड्डियां हैं इसके बने जो ढांचे हैं जो 5-6 फीट भूमिगत और 2-3 फीट ऊपर उठा हुआ लकड़ी का होता है,
उसको यानी कि कर्मक कहा जाता है। इनके अलावा ग्रीष्म काल में ये अस्थायी तंबू का प्रयोग भी करते हैं। यदि यंत्र देखें, यंत्र और उपकरण है, तो एस्किमो जनजाति कौन से यंत्र और उपकरण उपयोग में करती है? तो कयाक, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव है जो 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। उमियाक होती है, वो बड़ी नाव होती है जो व्हेल मछली के शिकार करने के काम में ली जाती है, उसको उमियाक कहते हैं। हार्पून है, ये शील मछली के शिकार करने के लिए प्रयुक्त किया गया एक यानी कि हथियार है, या इसको अपन साधारण शब्दों में भालानुमा हथियार या भाला या तीर कह सकते हैं, जो 1.2 से 1.5 मीटर लंबा एक भालानुमा रस्सी से बंधा हथियार होता है, जिसको हार्पून के नाम से जाना जाता है। स्लेज है, वो इनकी गाड़ी होती है, बर्फ़ पर चलने वाली एक यानी कि बिना पहियों की गाड़ी होती है, जिसे कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं, उसको स्लेज नाम से जाना जाता है। तो जो स्लेज है, ये स्लेज यानी कि एक बर्फ़ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी होती है, स्लेज। तो आपको ये शब्दावली ध्यान में रखना है, स्लेज क्या है और इग्लू क्या है। इग्लू ये क्या है? बर्फ़ का घर है। और स्लेज क्या है? ये बर्फ़ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी है, बिना पहियों की गाड़ी है, जिसे अपन क्या कहते हैं? स्लेज कहते हैं। तो ये जो स्लेज है, इसका जो हड्डियों का उपयोग है वो भी यानी कि शील मछली की हड्डियों का उपयोग किया जाता है। ये यानी कि स्लेज गाड़ी खींचने का काम या तो कुत्ते या रेंडियरों के द्वारा होता है। आपको ध्यान है, रेंडियर वहाँ की जो सामाजिक मापदंड है, आर्थिक मापदंड है, उसमें बहुत अहमियत रखते हैं। इनके अलावा यदि अपन सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की बात करें एस्किमो लोगों की, तो ये लोग सामाजिक रूप से एक छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जीवन घुमकर माना जाता है, आदिम ढंग से ये जीवन यापन करते हैं। और पितृवंशीय समाज होता है, इसमें पिता से उत्पन्न जो संतान है, उसी संतान को यानी कि वंश प्रमुख वंश माना जाता है। तो ये पितृवंशीय है संतान है, पिता ही समाज या परिवार का मुखिया कहलाता है, और उससे होने वाली जो संतान है वो भी यानी कि पिता होता है, वो परिवार का मुख्य यानी मुखिया कहलाता है। इसमें बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है। ग्रीष्म काल में कहीं उत्सव या समारोह भी मनाए जाते हैं। एस्किमो लोग जादू टोनों में भी विश्वास करते हैं। एस्किमो एल्यूट भाषा बोलते हैं, एस्किमो लोग हैं वो एल्यूट भाषा बोलते हैं। कठोर शीत ऋतु में भी भोजन की कमी होने पर बूढ़े और अशक्त व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेते हैं। देखो, इनमें कठोर शीत ऋतु के अंदर ये जीवन यापन करते हैं, उसमें कभी कभी भोजन की कमी हो जाती है, तो उस भोजन की कमी के दौरान जो बूढ़े या अशक्त लोग होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, ताकि जो भोजन है वो दूसरे यानी कि युवाओं और बच्चों को मिल सके। एस्किमो जनजाति का यदि वातावरणीय समायोजन देखें तो एस्किमो दुर्गम और सामान्य मानव के जीवन की कल्पना से परे कठोर जलवायु में ये जनजाति निवास करती है। और इस जनजाति में वातावरण समायोजन की दक्षता अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। एस्किमो हिम का ही प्रयोग कर हिम निवास यानी कि बर्फ़ के द्वारा बनाया हुआ जो घर है उसको इग्लू बनाते हैं। और स्लेज गाड़ी बनाने के लिए वालरस की हड्डियाँ काम में ली जाती है। हिम झंझाओं और हिम पर सूर्य की किरणों के पड़ने से होने वाली चमक से
आँखों को बचाने के लिए आँख कवच का भी उपयोग करते हैं। देखो वातावरण के साथ में वो कैसे समायोजन करते हैं, क्योंकि वो एक कठोर जलवायु के अंदर निवास करते हैं। उन कठोर जलवायु में उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर वो यानी कि उन जलवायु को, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनसे समायोजन करने के लिए कुछ ऐसे उपाय करते हैं, जैसे बर्फ़ के अंदर जो बर्फ़ का घर बनाते हैं, जैसे इग्लू कहते हैं, या बर्फ़ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी होती है जिसको स्लेज कहा जाता है, उसमें वालरस की हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। और सूर्य की किरणें निकलती है तो उस धूप पर यानी कि चमक से उनकी आंखें खराब हो जाती है। इसके लिए आंखों की सुरक्षा के लिए वो कवच भी लगाते हैं। तो उनकी जो वातावरणीय एडजस्टमेंट है वो अपने आप में एक अद्भुत है। और आधुनिक संस्कृति से यदि संपर्क की बात करें कि उनका वर्तमान जनरेशन से कैसा संपर्क रहता है, एकाकी ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली इस जनजाति का 1960 के पश्चात यूरोपीय और अमेरिका लोगों से संपर्क बढ़ा। अब ये लोग यानी कि आग्नेय अस्त्रों, बंदूक आदि का प्रयोग करने लगे हैं। कया के स्थान पर मोटर चालित नाव और स्लेज के स्थान पर सनो स्कूटर का प्रयोग बढ़ा है। पारंपरिक वातावरण का रूपांतरण तीव्र गति से होने लगा है और फर, समूर आदि के व्यापार से, मुद्रा मिलने से उनके पहनावे और रहन सहन की विधियों में भी बदलाव आया है। अमेरिका सरकार द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने, भरण पोषण सरल होने से एस्किमो लोगों की जो जनसंख्या कनाडा, अलास्का में निरंतर बढ़ रही है। इनकी संख्या में वृद्धि से टुंड्रा के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संभवतः 21वीं शताब्दी में एस्किमो जनजाति का परिवेश मात्र ऐतिहासिक रह जाएगा। तो मित्रों, आधुनिक संस्कृति से उसका बहुत यानी कि संपर्क से उनकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक क्रियाकलाप है, उनमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। जिनसे वो जो भोजन संग्रहण करने के लिए पहले जिन वस्तुओं का संग्रहण किया करता था उनमें बदलाव आ गया है। उनके पहनावे में बदलाव आ गया है। वो ऐसी वस्तुओं का, ऐसे उत्पाद का यानी कि संग्रहण करते हैं जिससे बेच करके बाजार में नकदी प्राप्त किया जा सके। और उनमें स्लेज गाड़ी की जगह वो आधुनिक सनो स्कूटर का प्रयोग करने लगे हैं। तो इनसे उनकी आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक जो स्थितियां हैं, वातावरण है, उनमें परिवर्तन देखने को मिला है और धीरे धीरे ये भी आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं।